मेन सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर पेशेंस, जो डीप ब्रीथिंग, तेज मतलब सांस, गहरी सांस लेके फिर धीरे धीरे छोड़ना, वो जो होते हैं वो उसके मेन। तो मैंने 2-3 बातें आपको बताया। एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना एक अनुदेशक की जिम्मेदारी है, हिंदी में बता देता हूं। एंड मस्ट हैव द काम, कूल, कंपोजर, एंड टू डेवलप ए पेशेंस या टू डेवलप द एडिशनल पेशेंस in the teacher, he must do certain things like yoga, or as he is telling that the anger, एक होता है कि how to control your anger। आप नेट पे जाएं तो बहुत तरीके उसमें मिलेंगे आपको। how to control your anger, do some yoga, do some exercise and positive thinking। और सबसे बेस्ट तरीका इसका है अवॉइड द रिएक्शन। एक ह्यूमन नेचर है, हम किसी भी चीज की प्रतिक्रिया करते हैं। एक छोटा बच्चा भी घर में है, उसको आप बोल दो यार वो दरवाजा बंद कर दो, अगर 5 साल का बच्चा भी छोटा है तो क्या कहेगा, क्यों बंद कर दूं, हवा तो आ रही है, गर्मी लग रही है, क्यों बंद कर दूं। यानी उसको भी समझाना पड़ेगा कि भाई मेरा ये पेपर उड़ रहा है, थोड़ा बंद कर दे तू दरवाजा। तो जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी बंद करेगा। क्यों? तो इट इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन। सो ये रिएक्शन की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, ये पेशेंस को कम कर देती है। बी एक्टिव, एक कहावत है कि मैंने अभी आपको बताया, बी एक्टिव, अभी लिखाया था आपको ना, बी एक्टिव। इसमें आगे आप जोड़ सकते हैं नॉट, बी एक्टिव नॉट रिएक्टिव। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं ही कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है आपको लगे यार कि ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, जरूरी है ये करना, या घर में परिवार में बड़े या आपके दोस्त ही कभी आपको कोई सलाह देंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट इंस्टेंट उसका रिएक्शन मत दो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं यार। पॉन्डर योरसेल्फ, पॉन्डर यानी सोचना, पॉन्डर योरसेल्फ, कुछ सोचिए समय के लिए, पॉन्डर योरसेल्फ एंड हैव द पेशेंस टू रिएक्ट। तो रिएक्शन कभी न करें। ये हमेशा क्लास में भी बहुत बार ऐसे होते हैं कि विद्यार्थी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि हमें अंदर से गुस्सा आता है, बट वी शुड नॉट गो फॉर दैट। उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। चलें, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आज इसको ख़त्म करना है, बहुत टाइम है। और कुछ पूछना है तो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। हर पॉइंट में, हर जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आगे भी, जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे उसमें 2-3 मेन पॉइंट्स होंगे जिसको आप नोट कर लें और फिर अपने लैंग्वेज में उसको डिस्कस कर, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा, जो भी बताऊंगा कि ये क्या है, जैसे मैंने बताया कि पेशेंस क्या है, क्यों होना चाहिए और कैसे आप डेवलप करेंगे। 2 चीज है कि क्या है ये, इससे क्या फायदे होंगे और इसको डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? ओरिएंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरेटिंग स्किल। ए लीडर मस्ट बी गुड ओरेटर। कहा जाता है कि एक जो नेता होता है वो एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, लेकिन ये अनुदेशक के लिए भी जरूरी है या शिक्षक के लिए भी जरूरी है कि एक शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। ही शुड बी ए गुड ओरेटर। अब गुड ओरेटर के लिए क्या है, आपके ओरल, वर्बल एंड कम्युनिकेशनल स्किल वी मस्ट नो। आएगा 5वां यूनिट आपका है कम्युनिकेशन स्किल पे, वहां हम डिस्कस करेंगे। तो आपका ओरल यानी जो आप मौखिक बोलते हैं, रिटन जो आप लिखते हैं, संप्रेषण जो संवाद करते हैं, इन तीनों की कला, तीनों में कुछ न कुछ विशेषताएं जरूर है। जैसे ओरल में इंटरव्यू में होता है, लिखित किसी को आप पत्र लिख रहे हैं या कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में 2 वे होता है, किसी से आप अपने दोस्तों से आप बात कर रहे हैं या अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, या क्लास में जैसे मैंने प्रश्न पूछा आप उत्तर दिए, या आपने प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर दिया। तो ये से हम कहते हैं कम्युनिकेशनल स्किल। तो ओरेटिंग स्किल के लिए इन 3 का नॉलेज होना जरूरी है।
और क्लासरूम, देयर इज ए सर्टेन नॉर्म्स इन द क्लास टू बिकम ए गुड ओरेटर। क्या है वो? फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ योर वॉइस, पिच ऑफ योर वॉइस, रेट ऑफ डिलीवरी, मैनरिज्म एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। तो ये कुछ आपके, पहला तो व्यक्ति से संबंधित है कि सभी विद्यार्थियों से एक आई कांटेक्ट हो, बट नॉट स्टेयरिंग विद द आई, वो न हो। दूसरा आपका गेस्चर और पॉस्चर, जैसा आपका ये है, पॉस्चर मेरा है, तो ये कहीं आप ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाएं, जैसे ये भी एक पॉस्चर होता है, तो वो सब गेस्चर हैं। गेस्चर एंड पॉस्चर। गेस्चर क्या होता है? जैसे आप हंस रहे हैं, हाथों से कुछ संकेत कर रहे हैं, जैसे जाओ, बंद कर दो, आ जाओ, तो वो सब गेस्चर्स होते हैं। एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइलिंग फेस। तो इन सब का ध्यान रखना, टीचर को ध्यान रखे, तो ही शुड डेवलप ए गुड ओरेटिंग स्किल। अच्छा, रिटेन कम्युनिकेशनल स्किल ये जरूरी है कि आप कुछ लिखें, एक लिखने की आदत डालें। टू बिकम ए गुड ओरेटर यू मस्ट हैव टू थिंग, राइटिंग एंड रीडिंग हैबिट। लिखने और पढ़ने की आदत डालें। अगर नहीं है तो कम से कम आधा घंटा डेली पेपर ही पढ़िए, इंग्लिश या हिंदी का। देखिए उसमें कैसे हिंदी या इंग्लिश के पेपर में किस तरह से शब्दों को कहां पर यूज किया जाता है, उस पर ध्यान दें। अगर कोई अच्छा शब्द आपको मिलता है उसको नोट कर लें, उस पर ध्यान दें और फिर आप उसे यूज करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब लोग बहुत अच्छे ओरेटर बन जाते हैं। सो बट एज ए टीचर यू मस्ट, क्योंकि जरूरी आपको होता है कि यू हैव टू प्लान योर इंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंट योर इंस्ट्रक्शन इन द क्लास in the proper and prolific sequence so as to transfer the knowledge and skill as per the expectation of the trainees and requirement of content। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, चलो मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। यानी एज एक अनुदेशक के रूप में आपका दायित्व तो होता है कि आप अपने अनुदेश को, यानी अपने इंस्ट्रक्शंस को एक उचित क्रम में बनाएं और उसे सरल और सहज तरीके से विद्यार्थियों की आशाओं के अनुरूप तथा उस अनुदेश के आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो ये दो तीन चीजें आपको आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? व्हाई ए इंस्ट्रक्टर शुड बी ए गुड ओरेटर, क्यों होना चाहिए? जिससे कि वह कक्षा में, चाहे वो क्लासरूम प्रेजेंटेशन हो या वर्कशॉप डिमॉन्स्ट्रेशन हो, दोनों जगह वो अपने कार्य को सुचारू रूप से, उसका दायित्व होता है कि वो बताए। बताने के लिए टेक्निकल शब्द तो हुई, जैसा मैंने पहले कहा, बट उस टेक्निकल शब्द को आप बोलते कैसे हो, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ओरेटर हैं। कोशिश करिए रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट डेवलप करें। जब कहीं आप इंस्ट्रक्टर हो जाएं तो जो भी ट्रेनिंग्स का फीडबैक है, ट्रेनिंग्स का जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, ट्राई टू गिव द फीडबैक ऑन द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ द ट्रेनिंग्स, सो विल डेवलप द राइटिंग हैबिट। राइटिंग स्किल आपको आएगा। ट्राई टू फॉर्मुलेट सम लेटर, सम पॉइंट, सम प्रेजेंटेशन बाय राइटिंग, बाय थिंकिंग, उसमें आपका क्रिएटिव स्किल भी डेवलप होता है। एंड डू समथिंग, तो ये बहुत जरूरी है। ओरेटिंग स्किल बताने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट ये क्यों होगा, क्यों चाहिए? क्योंकि इसके बिना आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। सफलतापूर्वक एक शिक्षक का कार्य जो कक्षा में होता है, उसे करने के लिए आवश्यक है कि उसे अपने व्यवसाय का, अपने ट्रेड का उचित टेक्निकल या तकनीकी ज्ञान होने के साथ साथ उसे प्रेजेंटेशन की कला भी आनी चाहिए। यानी आपको दोनों स्किल, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल,
combination of hard skill and soft skill. एक अच्छा अनुदेशक तभी बन सकता है when he is having the proper technical knowledge and communicational skill. कल श्रीलंका इंडिया का मैच आपने देखा, तो बॉलिंग क्यों उसकी अच्छी थी? ठीक है, मैं ये पूछा नहीं किसकी अच्छी थी, मैंने पूछा क्यों अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, कोई एक बताए। हाँ, प्रैक्टिस अच्छा था। और कोई? बॉलिंग स्किल में तो जनरल हो गया ना। बॉलिंग स्किल में क्या आता है? स्विंग कहाँ? अच्छा, ठीक है। और कंसंट्रेशन हाई था। और अभी भी मुझे प्रॉपर सवाल का जवाब नहीं मिला। एक ही बात है यार, लाइन एंड लेंथ। इतने जो कमेंटेटर्स होते हैं लाइन एंड लेंथ चिल्लाते हैं कि उसकी लाइन एंड लेंथ प्रॉपर थी, चाहे आउट स्विंग हो, इन स्विंग हो, शॉर्ट बॉल हो, वो सब छोड़ दीजिए, बट मेन अल्टीमेटली लाइन एंड लेंथ। ठीक है, उसकी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी थी, बुमराह की भी अच्छी थी, उसकी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे रिजल्ट अच्छा मिला। इसलिए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी टीचिंग क्लास इफेक्टिवनेस होने के लिए क्या होना चाहिए? लाइन एंड लेंथ, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। जब दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी यू आर हैविंग द टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल टू प्रेजेंट इट, सो कॉम्बिनेशन। हाँ प्लीज। किसी को पानी पीना हो, जाना हो, तो पानी नहीं पी के आ जाइएगा, अब आधा घंटे और 1 बजे तक चलेगा। बीच में किसी को जाना है पानी पीना, या परसों से आप लोग मैं सोचता हूँ ब्रेक करना ठीक नहीं होता है, पानी की बोतल लेके आइए, रख लीजिए, या बीच में किसी को बाथरूम जाना है या पानी पीना है तो वो जा सकता है, जाके आ सकता है, बिना पूछे वो चला जाए, क्लास डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर क्लास डिस्टर्ब। ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, तब इंडियन टाइम हो जाता है 5 मिनट, वो 15 मिनट हो जाता है ब्रेक, तो इसलिए ब्रेक नहीं दूंगा मैं। लेकिन बीच में जिसे जाना है बाथरूम या खुद 5 मिनट का ब्रेक जाना है तो घूम के आ सकता है, अगर वो बोर हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपके अंदर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल हो, सो दैट यू कैन डेवलप योर ओरेटिंग स्किल। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, सो ऑर्गेनाइजिंग स्किल का मतलब होता है कि एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टीचिंग सेशन। अपने टीचिंग के अनुसार अपने लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान और दूसरे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको एक तरह से व्यवस्थित करना। इसमें टीचिंग एड भी आता है, पठन सहायक सामग्री, जो समय समय पर दिखाना होता है। तो टीचिंग एड, अब ये टीचिंग एड आजकल के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो कंप्यूटर पर आप दिखा सकते हैं। तो उन टीचिंग एड को भी सिस्टमेटिक तरह से क्लास से पहले अनुदेशक को एक क्रमबद्ध तरीके में व्यवस्थित करना होता है और फिर उसे क्लास में दिखाना होता है। टीचिंग एड बहुत तरह के होते हैं, आगे जब आएगा तो टीचिंग एड हम डेवलप में। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल, व्यवस्थित करना। अब क्लास के लिए तो व्यवस्थित है कि क्लास में हम जो व्यवस्थित करते हैं वो अपना लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, या जिसे हम WIM कहते हैं, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ऑर्गेनाइज द रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग एड्स, टीचिंग और लर्निंग में जो सहायक हो। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी होते हैं, कुछ कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग एड्स भी है, बहुत तरह के मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव एक्सरसाइज भी आजकल नेट पर उपलब्ध है। सो टीचर कैन ऑर्गेनाइज ऑल दिस। किस लिए ऑर्गेनाइज करे? टू मेक हिज इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव, टू मेक हिज इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव।
अपने अनुदेश को प्रभावशाली और सूचना युक्त बनाने के लिए जरूरी है कि वो जितने भी नेट पर इंटरैक्टिव्स और मल्टीमीडिया के कुछ स्लाइड्स हैं या मटेरियल्स हैं, उनको समय समय पर अपने टीचिंग प्लान में अवश्य ही इंक्लूड करें, जहां आवश्यकता हो, अननेसेसरी नहीं। इट शुड बी द पार्ट ऑफ द टीचिंग पार्ट्स, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का भी पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, व्यवस्थित करना, हर चीज को व्यवस्थित करना। और इन सबको एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल का मतलब ये भी होता है, आएगा 5S जब आएगा, या गुड हाउस कीपिंग का ये पार्ट है। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ कहीं न कहीं किसी सिलेबस जो हमारे आगे आएंगे उसमें कहीं न कहीं ये है गुड हाउस कीपिंग। तो गुड हाउस कीपिंग का भी ये पार्ट होता है। गुड हाउस कीपिंग का मतलब होता है कि सभी वस्तुओं को रखने के लिए एक जगह होती है और वह वस्तु उसी जगह पर होना चाहिए। जैसे आपका मोटरसाइकिल की की है, आप जहां रखते हैं डेली, अब एक दिन आप अगर उसे बेड पर रख के भूल गए तो दूसरे दिन खोजते रह जाएंगे कि यार कहाँ चली गई की, 1 घंटा लग जाएगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इसलिए इसे हाउस कीपिंग कहते हैं। वर्कशॉप में भी या अपने जितने भी टीचिंग मटेरियल्स हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करके प्रॉपर प्लेस पर रखने की एक आदत, इट बिकम्स ए हैबिट। आप अपने यहाँ हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं? सभी ऑलमोस्ट हॉस्टल में है। गुड, बहुत अच्छा है। हॉस्टल में एक रूम में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं? चलो 3 लोग हैं, कोई बात नहीं, अब हॉस्टल की अपनी व्यवस्था है, हॉस्टल में 3 लोग हैं। तो बट आपका रूम में जो आपका बेड है, जब अभी आप छोड़ के आए हो तो व्यवस्थित है? है? पीछे हंस रहे हैं भाई, व्यवस्थित नहीं है, है? तो अकेला आदमी रहता है तो व्यवस्थित नहीं होता है। बट एक हैबिट होनी चाहिए कि हम व्यवस्थित करें। जहां आप व्यवस्थित करेंगे अपना रूम, तो अपना टीचिंग मटेरियल भी व्यवस्थित करेंगे, टीचिंग एड भी व्यवस्थित करेंगे। सो इट बिकम्स ए हैबिट। एक आदत डालिए कि ठीक है, वो कहावत है ना कि कोई फौजी था, रात को जब ड्यूटी करके आता था, एक जूता खोलता था और फेंक देता था। तो 2nd फ्लोर पर था, नीचे वालों को परेशानी होती थी यार, उसकी नींद टूट जाती थी। तो उसने एक दिन कहा, यार ऐसा मत किया करो, तुम आते हो तो कम से कम जूता खोल के धीरे से रखो, नीचे आवाज ना आए। बोला अच्छा हाँ, ये तो बात सही है। तो दूसरे दिन फिर आया, पहला जूता खोल के फेंक दिया। तो उसे लगा यार मैं तो गलत कर गया, वो नीचे वालों को फिर डिस्टर्ब हुआ होगा, तो शांत हो गया। दूसरा जूता धीरे से आया, पड़ोसी नीचे से आया, बोला यार जूता दूसरा भी फेंक दो, मैं वेट कर रहा हूं नहीं तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हैबिट होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल इज ए काइंड ऑफ हैबिट, इंडिविजुअल हैबिट। इस हैबिट में आप सुधार करें, स्पेशली एज ए इंस्ट्रक्टर। टीचिंग जो हमारे WIM जिसे हम बोलते हैं रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, बहुत तरह के होते हैं। जब हम आएंगे 6th चैप्टर में तो डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। तो दैट शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड एंड it should be placed at the proper place so that whenever it is required it should be obtained. So proper place for everything and systematic sequence must be followed to have the organizing skill. Organizing skill एक मस्तिष्क की व्यवस्था है जिसको आप ध्यान देंगे, एक हैबिट हमारी हो जाती है, आदत हमारी हो जाती है कि हम अपने सामानों को इधर उधर फेंक देते हैं या टीचिंग रिकॉर्ड्स को भी फेंक देते हैं। जब जरूरत होती है तो खोजना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप उसको व्यवस्थित करके रखें। चल अगला पॉइंट क्या है? क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेटिव नेचर एंड क्रिएटिविटी, ये भी इसकी एक तरह से व्यक्तिगत गुण होता है। इसके लिए क्या करना है? क्लास में एज ए टीचर मस्ट organize the drawing competition, presentation and painting competitions, जिससे कि एक creativity आए। So teacher should organize the painting competition, drawing competition among the trainees or presentation, debate
डिस्कशंस, ये सब क्रिएटिविटीज और इमेजिनेशंस डेवलप करने के साधन हैं। एज ए टीचर हम जब डेवलप करते हैं तो इसके दो मेन तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और दूसरा होता है रोल प्लेइंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रोल प्लेइंग टू डेवलप द इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव स्किल। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? मस्तिष्क को उद्वेलित करना, यानी ज्यादा से ज्यादा परिचर्चा करना, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना, दूसरे के विचारों को सुनना, अपने विचारों को कहना, कुछ नई चीज खोजना। ये क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग से ही है। कभी न कभी आपने देखा होगा आपके कुछ न कोई विचार आ जाता है, कोई अच्छे विचार भी आते हैं। अगर अच्छे विचार आते हैं तो उनको कहीं लिख लो आप, क्योंकि ये विचार बहुत जल्दी जो आता है उतने जल्दी गायब भी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो अच्छे विचार आते हैं उन्हें लिख लें। कहाँ उनको यूज किया जा सकता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रोल प्लेइंग आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू डेवलप द क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव स्किल्स। कभी कभी क्लास में भी ट्रेनिज कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, इंस्ट्रक्टिव आइडिया अगर देता है तो उसे एक्सेप्ट करें और उसे अप्रिशिएट करें। सो इट इज आल्सो एन हैबिट, मेक ए हैबिट ऑफ अप्रिशिएटिंग द कंस्ट्रक्टिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। अपनी क्रिएटिविटी, अपना सेल्फ डिस्प्ले, अपनी कम्युनिकेटिव एक्सप्लेनेशंस और कम्युनिकेटिव रिटन स्टेटमेंट्स शेयर विद द अदर्स। दूसरों के साथ उसे शेयर करें तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी के लिए आपको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, नयापन है। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ क्रिएटिविटी जुड़ा होता है और ट्रेनिज में इसे डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग या कुछ ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेशंस, ये आपको करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए इसको खत्म कर दें कम से कम आज। अगला पॉइंट क्या है? अजी, लीडरशिप। बहुत अच्छा, लीडरशिप। It is the natural qualities present in every individual, but its level are different in the different individuals. नेतृत्व क्षमता का गुण सब में होता है, नैसर्गिक होता है, बाई बर्थ होता है, बट इसका लेवल सब में अलग अलग होता है। सो इसको कैसे डेवलप किया जाए? लीडरशिप के बहुत से एडवांटेज हैं। बाय लीडरशिप you can be recognized, you are known, and you will be respected by your colleagues and others. But how to develop the leadership qualities? You have to do some extra activities. As a instructor, अपने डेली रूटीन के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी करना पड़ेगा, जैसे मेंटोरिंग या काउंसलिंग ए ग्रुप ऑफ द ट्रेनीज। किसी भी ट्रेनीज के ग्रुप को एक उचित सलाह देना। मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है? मेंटोरिंग, किसी ने बोला नहीं, मैंने बोला था मेंटोरिंग। काउंसलिंग, मतलब सर कह सकते हैं मानसिक रूप से उसे अच्छा बनाना या मोटिवेट जैसे करते हैं। काउंसलिंग एंड सजेशन। ये तीन चीज है। तो मेंटोरिंग, हाँ, उसे अच्छा बनाना, जैसा इन्होंने कहा ठीक ही था। काउंसलिंग यानी उसको कुछ इस तरह का गाइड करना कि आप ये काम करो, ये मत करो। सजेशंस में गाइड नहीं होता है। सजेशन और काउंसलिंग में ये फर्क है। काउंसलिंग में दोनों होता है, डू एंड डोंट डू। मेंटोरिंग में एक मेंटल वो होता है, मेंटल सजेशंस होता है, मानसिक रूप से आप उसे तैयार करते हैं। कोई लड़का अगर क्लास नहीं जा रहा है, कोई ट्रेनिंग अगर क्लास में नहीं आ रहा है, तो उसको आप अगर तैयार करते हैं तो मेंटोरिंग होता है कि भाई क्यों नहीं क्लास में जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है। और क्लास में अगर कोई आके अच्छा नहीं कर रहा है
तो काउंसलिंग होगा कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग द बेटर, तुम ऐसा करो तो ये अच्छा हो जाएगा, इसको छोड़ दो, यानी डूज एंड डोंट डूज होता है तो काउंसलिंग होता है। एंड सजेशंस में आप अपना वन वे ट्रैफिक है ये, आपने उसे कह दिया कि भाई ऐसा करो, इट इज अप टू हिम टू डू और नॉट टू डू। आपने कह दिया ऐसे करो, अब वो करे या ना करे उसके ऊपर है। तो लीडरशिप क्वालिटीज के लिए जरूरी है कि आप कभी न कभी किसी की काउंसलिंग करें, एक जैसे स्पोर्ट टीम है उसकी कोचिंग करें। अब जो कोच होता है, देखिए जो कोचिंग करता है वो दोनों चीज करता है कि आपके स्टेमिना को बिल्डअप करता है, जो कमियां रहती हैं उसमें सुधार करता है, वो कोचिंग होता है। जो कमियों में सुधार करे वो कोचिंग होती है। तो कभी कभी आपको जब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपका जो आरामदायक, यानी यू हैव टू क्विट योर लेजर और स्पेयर टाइम, बट सम टाइम इट इज यूजफुल टू डेवलप सम गुड हैबिट्स। कभी कभी लगता है कि जो आपका आरामदायक समय है उसको छोड़ना पड़ेगा, कहीं आपको कोचिंग के लिए जाना है, कहीं काउंसलिंग के लिए जाना है, और इंस्टीट्यूट में बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत से ऐसी मीटिंग्स होती हैं, उसमें जाना होता है। बट अगर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो आपको फ़ायदे भी मिलते हैं, कभी कभी इंस्टीट्यूट में एक अच्छा पोस्ट भी मिल जाएगा, पोजीशंस भी मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डेवलप दी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन कुछ न कुछ आप अलग से करने की कोशिश करें तो वो आपको डेवलप करेगा। ये है लीडरशिप क्वालिटीज। और आगे चलिए, लीडरशिप के बाद क्या है, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम टीम बिल्डिंग का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सो टुगेदर यानी साथ जब काम करते हैं तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज्यादा मिलता है। दिस शुड बी इनकलकेटेड बाय द टीचर इन द ट्रेनिंग। इनकलकेटेड, इनकलकेटेड, इनकलकेट का मतलब क्या होता है, जगाना, देना, जागृत करना, इनकलकेट। दिस शुड बी इनकलकेटेड बाय द ट्रेनीज, सॉरी बाय द ट्रेनर इन द ट्रेनीज। क्या, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सो टीम बिल्डिंग हैबिट इज वेरी essential to get the work done with the help of others। दूसरों की सहायता से किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की आदत ही टीम बिल्डिंग होती है। इंस्ट्रक्टर्स इंस्टीट्यूट में बहुत से काम करते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, ट्रेनी से मिलते हैं, एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर से मिलते हैं और दूसरे मेंबर से मिलते हैं। ऑल दीज मेंबर्स आर हैविंग द डिफरेंट व्यूज पॉइंट्स, बट दोज हु आर हैविंग द इफिशिएंट टीम स्किल एबिलिटी, they can extract the work from all those having the different opinions and ideas। तो टीम बिल्डिंग बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों के अंदर भी आप कोशिश करें कि 2 या 3 मिल के किसी कार्य को करें। वर्कशॉप प्रैक्टिस में देखिए कहीं कहीं जरूरत होती है, जैसे सीआरओ को ही चलाना है तो 2 यूज करें, किसी मशीन को चलाना है तो 2 को यूज करें। So team building is a effective process by which a habit of suggestion and cooperation, या टीम बिल्डिंग आप देखें जो गेम है, चाहे आप फुटबॉल का ले लें, हॉकी का ले लें,
या क्रिकेट का भी ले ले, दैट इज ए टीम बिल्डिंग गेम। अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पूरी टीम न हो। और इसके लिए क्या जरूरी होता है टीम बिल्डिंग के लिए? कोऑपरेशन, सबका कोऑपरेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। Proper cooperation and coordination among each members of the team is essential to achieve the objective। और एक टीचर को समझना है कि वो अपने ट्रेनिज में टीम बिल्डिंग की भावना को किस प्रकार डेवलप करे। इसके लिए जरूरी है कि कुछ ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स के अंदर कुछ रोल प्लेइंग या कुछ गेम प्लेइंग या कुछ वर्कशॉप प्रैक्टिसेस अलग अलग तरह से उसको दें, जिससे कि उसमें एक कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना कि मुझे देना है, केवल लेना ही नहीं है, गिव एंड टेक। अगर आप कुछ लेते हो तो कुछ दो भी, ये कोऑपरेशन होता है। गिव एंड टेक को एंड कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के साथ चलना, एक साथ चलना, आगे बढ़ना, तो कोऑपरेशन। और इसके साथ अगर आप देखें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, और तीसरा इसके लिए जरूरी है कंसल्टेशन। जहां आवश्यक है वहां कंसल्ट करिए, सुझाव लीजिए दूसरे से। सो टीम बिल्डिंग प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर द ट्रेनीज। एन इंस्ट्रक्टर मस्ट नो द इसेंस ऑफ, यानी इसका महत्व क्या है, और इस महत्व को जानते हुए अपने विद्यार्थियों में इस भावना को विकसित करने की कोशिश करें। और ये 3 फैक्टर्स बहुत आवश्यक होते हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड देन कंसल्टेशन, टू अचीव द अल्टीमेट रिजल्ट और गोल। जो भी आपने गोल निर्धारित किया है आपने टीम का, कि टीम के साथ अगर जो गोल प्राप्त करना है तो ये तीनों जरूरी है। अगर ये तीनों नहीं है तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए आगे, कंप्यूटर सेवी, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज सबको होना चाहिए। आजकल इन ऑल एक्टिविटीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड एंड इन योर क्लासरूम एक्टिविटीज कंप्यूटर्स आर प्रोमिनेंटली यूज्ड। यहाँ ही देखिए कंप्यूटर से ही काम चल रहा है। सो कंप्यूटर्स इज एवरीवेयर यूज्ड। तो जब कंप्यूटर हर जगह यूज होता है तो ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए जरूरी है, ही नोज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर्स, टेक्निक्स ऑफ द कंप्यूटर्स, एडवांस applications and advanced developments in the computers, and he used this development of computers in his teaching works। अपने वो शिक्षण कार्य में कंप्यूटर का उपयोग अवश्य करें। कंप्यूटर के द्वारा ही कैन प्रिपेयर द लेसन प्लान ऑन पावर पॉइंट पर वो लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान या अपने अनुदेश को अच्छी तरह बना सकता है, और फिर प्रोजेक्टर और दूसरे एसेसरीज के सहायता से उन्हें क्लास में दिखा सकता है। कंप्यूटर्स के जो लर्निंग और टीचिंग एप्स हैं उसका उसे नॉलेज हो, उसे यूज करे, और अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करे। शुड इनकरेज द ट्रेनिज टू यूज द कंप्यूटर एज मच एज पॉसिबल। तो कंप्यूटर के बिना तो आजकल कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए कंप्यूटर्स को सेवी तो उसे होना ही चाहिए, जानना चाहिए। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है, कंप्यूटर तो मस्ट। आपको यहाँ भी कंप्यूटर तो हर जगह, क्लासरूम में, वर्कशॉप में, हर जगह मिलेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने कंप्यूटर्स पर आप यूज़ करें। तो आगे चलें, कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कलह, अंतर कलह क्यों होता है विद्यार्थियों में? बिकॉज ऑफ द रिसेंटमेंट एंड जेलसी। या तो एक ईर्ष्याऊ स्वभाव होता है, या कोई आपस में मतभेद हो जाता है। अब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वेरी गुड। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता क्यों है?
या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जब होता है तो एक अंतर कलह होती है। और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इसलिए भी होता है कि सभी का अपना एक ईगो होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो आप सुनो, आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो ये एक ईगो पोजीशन जो होती है, सो बिकॉज ऑफ द ईगो differences of opinion comes, and because of differences of the opinions resentment और jealous nature, मतलब एक अंतर कलह या ईर्ष्यालु स्वभाव विद्यार्थियों में डेवलप होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कॉज ए डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इन द क्लास which will vitiate the peaceful atmosphere of the teaching session, जो कि एक शांतिमय शिक्षण का जो वातावरण होता है उसको वो दूषित करता है। अब ये शिक्षक का एक दायित्व भी होता है कि इस तरह के बिहेवियर्स को पेसिफाई करे, उसे सबसाइड करे या सॉल्व करे, या तो उसे सॉल्व कर दे या उसे दबा दे या उसे दूर कर दे। ये शिक्षक के लिए आवश्यक है जिससे कि उसका शिक्षण कार्य सो दैट द टीचिंग वर्क्स शुड रन इफेक्टिवली, उसका शिक्षण कार्य आराम से और अच्छी तरह चलता रहे, इसके लिए जरूरी है। इसके लिए जरूरी होता है कि टीचर शुड डेवलप द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, रिजोल्यूशन यानी सॉल्व करना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक होना चाहिए उसके अंदर। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक के लिए बहुत से कोर्सेज आप नेट पर सर्व करेंगे तो उसमें 8-10 पॉइंट्स हैं। सजेशंस है, कंसल्टेशंस है, मीटिंग्स है, लिसनिंग्स हैं, देन टेकिंग द डिसीजंस हैं, बहुत से उसमें प्रोसेस हैं। खैर चलें, बट एज ए टीचर टेक द कॉन्फ्लिक्ट्स एज ए अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व इट। तो पहला है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा एक समस्या की तरह न लें, बट एक अवसर की तरह लें कि आपको अवसर मिला है इसको समाधान करने के लिए। लिसन केयरफुल्ली, अब एक्टिव लिसनिंग यहाँ जरूरी होती है। लिसन केयरफुल्ली द पॉइंट्स ऑफ ईच टेनिस so as to know the exact facts or the root cause of the conflicts, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई है। कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स विद्यार्थियों के बीच में पर्सनल लेवल पर हो जाती है। पर्सनल लेवल पे यानी दोस्ती, कि वो मेरा दोस्त था या दोस्त थी, अब वो दूसरे के दोस्त है, अब दोस्ती अलग हो गई तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। होता है, नेचुरल है, बहुत बार होता है। तो क्या रीजन है, उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक पेशेंस हियरिंग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि क्या है। और सबसे है रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, सबका सम्मान होना चाहिए। उसमें आप जो ट्रेनिज कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं उनसे भी कहें कि यू रिस्पेक्ट योर पीयर ट्रेनिज, जो आपका साथी है, सहयोगी है, उसके सम्मान को आप मत करो। और फिर सुने, हैव ए डिस्कशन, बट डिस्कशन शुड नॉट लीड टू द आर्गुमेंट्स। हम आएंगे आगे, आर्गुमेंट्स एंड डिस्कशन। डिस्कशन एंड आर्गुमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या होता है, और टीचर को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्कशन एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट्स। और जहां भी ये डिस्कशन आर्गुमेंट्स में, यानी डिस्कशन तो संवाद है, वाद विवाद है, और आर्गुमेंट एक तरह से कलह हो जाती है, वो कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, आप जो कह रहे हो गलत है। डिस्कशन में क्या होता है कि फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्गुमेंट में मैं कह रहा हूं वो सही है, वो हो जाता है। तो नेवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, ये शिक्षक का दायित्व है कि जब भी वो क्लास में भी कोई सी पॉइंट पर अगर आप डिस्कस कर रहे हो और देख रहे हैं कि आपका ट्रेनिज उस पर एग्री नहीं हो रहा है, तो इट शुड नॉट लीड टू द आर्गुमेंट्स। जब आर्गुमेंट की तरफ जाने लगे तो वहां उसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है हम कल डिस्कस करेंगे, आज मैं कल आपको बताऊंगा। तो ये आपको जरूरी हो जाता है कि उसको बताएं कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं आज
पूरा बता दूं, तो कल उसको आप बताइए, कल उसको बताने की कोशिश करिए। और इस डिस्कशन में कोशिश करें कि एक प्रॉपर सलूशन मिले, और जो भी सलूशन आपने आज प्राप्त किया है कोशिश करें कि फ्यूचर में उसे यूज करने के लिए कोशिश करें, कि आपस में ईगो के कारण है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस के कारण है, सेपरेशन ऑफ फ्रेंड्स है, टीचिंग मटेरियल है, सीटिंग के वजह से है, क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और पहला तो सॉल्व करने की कोशिश करें, एक्टिव लिसनिंग करें, सुने सबकी बात को, देन गो फॉर द डिस्कशन, बट बी केयर दैट इट शुड नॉट टर्न इनटू द आर्गुमेंट्स में जब जाने लगे तो समाप्त करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनीज के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो उनके साथ भी आपको डिस्कशन करना होता है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स तो सॉल्व हो गया, लेकिन पता चला कुछ ट्रेनीज या उनके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो गए कि नहीं, आपने तो मेरे साथ गलत कर दिया। तो ऐसा ना हो, देयर शुड बी अमिकेबल सजेशन। ये डिपेंड करता है अपने एबिलिटी पे कि आप कितना अच्छे से सुन सकते हैं, कितना अच्छे से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और कितना अच्छे से आप उनको कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कलह रिजोल्यूशन, यानी निवारण, कलह निवारण तरीका, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक। कोई पूछ रहा था कि कलह का मतलब क्या है, तो कलह मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, उसको सॉल्व करना, और टेक्निक्स यानी क्या तरीके हो सकते हैं उसको सॉल्व करने का। एक ही तरीका, आप उन्हें अच्छी तरह सुनिए, सबकी बात सुनिए, सबको कुछ न कुछ हिदायत दीजिए, मतलब काउंसलिंग करिए कि भाई आपने ये गलत किया, ये मत करो, आपने ये गलत किया है तो आप ये मत करो। दोनों पार्टी की तरफ से हिदायत करिए। अगर उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनको एक साथ बैठा के मीटिंग कराइए। एक्टिव लिसनिंग, डिस्कशन, पार्टिसिपेशंस, अवॉइड द आर्गूमेंट्स एंड हैव ए अमिकेबल डिसीजन एग्रीएबल टू ऑल, जो सबको सर्वमान्य हो वह डिसीजन लेने की कोशिश करिए। ठीक है, लास्ट है आपका लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान। तो वो तो आगे आएगा, हम बताएंगे आपको कि लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान कैसे डिस्कस होगा। कुछ और पूछना है आपको या ख़त्म करें आज ही? लंच का टाइम हो ही गया आपका, हाँ 1 बज गया। हाँ तो आज ख़त्म करें, कल नहीं, मैं परसों आऊँगा। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स जो आपको बताया है कि कोई 2 लोग तैयार रहेंगे इस पॉइंट्स पे, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। क्या आप बोलते हो वो मैं नहीं देखूंगा, कैसे आप बोलते हो, कोई भी 2, मैं नाम नहीं आज ले रहा हूँ, बट 2 तैयार रहें। और एक कोई अपना अच्छा सुविचार सभी लोग मिल के एक रखिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब उस दिन मैं ओरिएंटेशन कोशिश करूँगा कि ओरिएंटेशन और आगे बढ़ें। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बता के फिर आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, और कुछ, हाँ प्लीज़ कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके प्लीज़, थैंक यू।